ज्ञान सुना दे विधि बता ओ मेरा कल ज्ञान सुना दे। आज हम देखेंगे कक्षा 9 एनसीईआरटी बुक्स का अध्याय संख्या 1 से प्रारंभ करेंगे, जिसके अंदर आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। विभिन्न कक्षाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की अलग अलग संख्याएं पढ़ने को मिलती है। जैसे आप कक्षा 6, 7 और 8 के अंदर अलग अलग प्रकार की एक एक संख्याओं के बारे में आप अध्ययन किया था, वैसे ही इस चैप्टर के अंदर भी हम उन संख्याओं का वापस रिवीजन करेंगे और साथ साथ में कुछ जो नई हमारी जो बुक्स के अंदर इस चैप्टर के उन संख्याओं के बारे में भी देखेंगे, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। उन सभी संख्याओं का विवेचन हम इस अध्याय के अंदर करेंगे और बिल्कुल ही आसान तरीके से किस तरीके से इन संख्याओं का हम सॉल्यूशन करना भी जानेंगे। हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल ही आसान तरीके से आप सबके सामने रखा जाएगा, ताकि एक ही बार में सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अगर ये प्रयास मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और मैं हूं अशोक कुमार। अब हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो इसका नाम है संख्या पद्धति। जैसे कि मैंने आपको भूमिका के अंदर भी बता दिया और इसकी भूमिका भी हम देख लेते हैं कि पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, यानी ये एक संख्या रेखा है। अब देखो, एक सीधी लाइन को हम क्या कहेंगे? रेखा, जो दो तीरों से जुड़ी, उसके ऊपर स्थित संख्याओं को हम क्या कहेंगे? उसको संख्या रेखा कहेंगे। जैसे ये भी संख्या रेखा के बारे में इतना आपको ध्यान लेना है कि ये जो जीरो होता है, जीरो से इस ओर वाली संख्या को हम धनात्मक कहेंगे। किस ओर वाली? दाईं ओर वाली। और जीरो के बाईं ओर वाली संख्याओं को हम ऋणात्मक यानी माइनस के रूप में और इसको प्लस के रूप में हम दर्शाएंगे, या ऐसा कह सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। जैसा भी आजकल जो चलन में कोरोना के कारण चल रहा है, वैसा याद रख सकते हो आप। प्लस को पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव। वैसे इसको धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के नाम से जानते। और इसी संख्या रेखा पर सभी प्रकार की संख्याएं स्थित होती है। कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते तो इस संख्या रेखा की धनात्मक दिशा में, यानी इस साइड में, ये धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं। जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक आपको संख्याएं और संख्याएं ही दिखी, यानी संख्याएं अपरिमित होती है, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं होती। असंख्य संख्याएं इस संख्या रेखा पर स्थित हो सकती हैं। ये आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते। बहुत ही अच्छी बुक्स है जो नया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी इसी पाठ्यक्रम को लागू किया है। तो आप देख सकते हो आकृति के माध्यम से बहुत ही अच्छा दर्शाया गया है। इसका एक पैर आप देख सकते हो, यहाँ से ये पैर का चिन्ह, यानी जीरो से ये प्रारंभ करती है। जैसे ही डगडग चलेगी ये इधर यानी धनात्मक की ओर यानी प्लस की ओर, तो संख्याएं आगे बढ़ती ही चली जाएगी। अब मान लीजिए आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जा रहे हैं। इन संख्याओं को रखने के लिए एक थैला चाहिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। जैसे इस थैले का एग्जाम्पल दे दिया और इसके अंदर सारा ये डाल दिया, इसमें संख्याओं का जोड़ा, ये सभी धनात्मक संख्याएं। संभव है कि आप 1, 2, 3 आदि ऐसी केवल प्राकृत संख्याओं को उठाना प्रारंभ कर रहे हो, तो आप जानते हैं कि ये सूची सदैव बढ़ती चली जाएगी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? अतः आप थैले में अपरिमित रूप से अनेक प्राकृत संख्याएं भर जाती है और आपको याद रखना होगा कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्राकृत संख्याओं का प्रतीक चिन्ह एन है, यानी नेचुरल नंबर्स हम कह सकते हैं। इनका जो क्या है? नंबर एन प्रतीक। इस प्रतीक को आप याद रखेंगे। यानी धनात्मक संख्याएं वो होती है, या कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं उन संख्याओं को कहेंगे जो एक से शुरू होकर के संख्या रेखा के दाईं और अपरिमित रूप से बढ़ती है, या ऐसी कह सकते हैं जो जीरो से प्रारंभ होकर धनात्मक रूप से अनंत तक जाती है। उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। ये हमेशा प्राकृत संख्या हमेशा प्लस की होगी, इसमें साथ में जीरो शामिल नहीं होगा। जैसे ही प्राकृत संख्या के साथ में हम जीरो शामिल कर लेंगे, वो पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब आप घूमकर जाइए और विपरीत दिशा, विपरीत यानी माइनस की ओर, या अब पहली संख्या हम लेंगे जैसे इसमें दिखाया गया है कि हमारे पास सिर्फ प्लस की संख्याएं थी, यानी पॉजिटिव नंबर्स जो थे उसके अंदर हमने क्या डाल दिया? जीरो को डाल दिया। तो जैसे ही हम इन
प्राकृत संख्याओं के अंदर जीरो को शामिल कर लेंगे तो पूर्ण संख्याएं बन जाएगी, जिसे हम कहेंगे वोल्स नंबर, जिसे डब्ल्यू के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इतना ही आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लस की होती है संख्या, धनात्मक संख्या होती है। दोनों में डिफरेंस यानी अंतर यही है कि जब हम प्राकृत संख्या के अंदर जीरो को शामिल कर लेंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। दोनों के बीच में जीरो का अंतर है, बाकी संख्याएं दोनों में कॉमन होती है। अब आपको अनेक अनेक ऋणात्मक पूर्णांक भी दिखाई देंगे। आप इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को एक थैले में डाल दीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका नया संग्रह क्या है? आपको याद होगा कि ये सभी क्या है, पूर्णांक, जिसे इंटीजर कहते हैं। इंटीजर्स का क्या है, संग्रह है। इसे हम प्रतीक जेड के द्वारा व्यक्त कर आगे देखेंगे अब जेड का क्या मीनिंग है। अब देखो, जो हम ऐसा कह सकते हैं इन पूर्णांकों के बारे में, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम क्या जानते हैं, पूर्णांकों के रूप में जानते हैं, है ना। तो सभी संख्याएं यानी जो एक संख्या रेखा है, आगे मैं आपको बताऊंगा इस तीनों सभी संख्याओं को हम पूरा आपको विवेचन बताऊंगा वापस फिर से, ताकि आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए कि जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सम्मिलित रूप से क्या कही जाएगी, वो पूर्णांक कहलाएगी। ये देख लो आगे यहाँ पर, है ना। ये जो है इंटीजर का जो अपने है ना, इसका संग्रह किया हुआ इन्होंने, यानी इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संख्या इकट्ठी कर ली गई, तब ये क्या कहलाती है, ये पूर्णांक कहलाती है। अब इसने कहा कि जेड क्यों, आखिर इसको जेड प्रतीक से क्यों बुलाया जाता है। जेड एक जर्मन भाषा का शब्द है जो जिसका अर्थ क्या होता है, जेहलिन से लिया गया, जिसका अर्थ होता है गिनना, और जहल जिसका अर्थ क्या होता है, संख्या। इन दोनों से मिलकर बना ये, इनका अर्थ होता है, एक का अर्थ होता है गिनना और एक का अर्थ होता है संख्या। यानी जो दोनों को हम जब साथ में शामिल कर लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया संख्याओं को गिनना। क्या अभी भी संख्या रेखा पर संख्याएं बची रहती है? निश्चित रूप से वे संख्याएं क्या बची रहती है, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं जो अभी भी शेष है, क्योंकि हमने 3 तरीके की संख्याएं इसके अंदर शामिल की है। और उस तीनों तरीके की संख्या में कौन सी थी? पहले तो हम प्राकृत संख्याओं को लिया था, यानी जब हम 1 से प्रारंभ करते हैं और धनात्मक रूप से संख्या रेखा के दाईं ओर चलते हैं, तब क्या होती है, हमें अपरिमित रूप से क्या मिलेगी, हमें प्राकृत संख्या मिलेगी। और जब इन प्राकृत संख्याओं के अंदर हम जीरो को, या ऐसा कह सकते हैं हम संख्या रेखा पर जीरो से प्रारंभ होकर के दाईं ओर धनात्मक रूप से अनंत तक हम जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पूर्ण संख्याएं। अब जब संख्या रेखा के दोनों तरफ चलेंगे, जीरो के दाईं तरफ धनात्मक रूप से और जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक रूप से, दोनों तरफ हम अपरिमित रूप से बढ़ेंगे, तो उन संख्याओं को हम कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। तो इसमें जैसे अभी संख्या जो कुछ शेष रह गई प्रीमियम संख्या, उनकी बात करेंगे। ये संख्या जैसे 1/2, 3/4, यानी जैसे कह सकते हैं, जैसे हम भिन्न जानते हैं, भिन्न के रूप में जो हमें मिलती है, या -2000, 5/2000 से ऐसी संख्याएं भी हैं। और आप इस प्रकार की संख्याओं को भी एक थैले में डाल दें तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, प्रीमियम संख्या, यानी रेशनल नंबर्स। देखो, रेशनल और इरेशनल इन दोनों ही नंबर्स के बारे में भी हम इसमें जानेंगे। यहाँ आप देख सकते हो, इसको क्यू के द्वारा व्यक्त किया जाता का संग्रह हो जाएगा, और प्रीमियम संख्याओं को हम क्यू के द्वारा प्रकट करते। इनका जो सिंबल है यानी प्रतीक है, इस प्रतीक को आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजी शब्द रेशनल की व्युत्पत्ति अंग्रेजी का जो शब्द है रेटियो से हुई थी, और ये अक्सर क्यू अंग्रेजी शब्द क्या था, क्वांटम, यानी इससे क्या करने, गणना करने, इसका मतलब ये होता है गणना। अब आपको याद होगा कि प्रीमियम संख्याओं की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। संख्या आर को प्रीमियम संख्या कहा जाता है, और यदि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर क्या है, 0 नहीं है। यहाँ हम इस बात पर बल क्यों देते हैं कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखो, इसको समझना आपको ऐसे है कि जो प्रीमियम संख्याओं को हम क्या करेंगे, P/Q के रूप में, जिसमें P क्या है, अंश है, और Q क्या है, हर है। यानी इस संख्या को सिंपल हमारे दिमाग में बिठाना हो तो इसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। और हमेशा हर किसी भी संख्या का हर कम से कम 1 होता है, अधिकतम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका हर कम से कम 1 तो होना चाहिए। इसी कारण यहाँ इसने कहा कि Q बराबर 0, Q यानी हर कभी 0 नहीं हो सकता। अगर हर 0 है तो वो संख्या फिर क्या होगी, प्रीमियम संख्याएं नहीं होगी। ये दोनों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और साथ में ये ऐसी संख्या, आगे इसके ऊपर और बात करते हैं, चलो फिर हम इसके बारे में और समझते हैं। अब आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि थैले में सभी संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है,
जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर क्या है 0 नहीं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना। उदाहरण के लिए -25 को हम -25/1 के रूप में देखो, किसी भी संख्या का अगर हर नहीं दिया तो उसका हर 1 होता है। वो चाहे आप लिख भी सकते हो, न लिखो तो भी आपको हर उसका 1 होता है। जैसे ये p बराबर -25 है तो q बराबर क्या है 1, यानी इसका हर तो 1 होगा ही। इस तरह हम ये पाते हैं कि प्रीमिय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों शामिल है। बिल्कुल सही बात है। ये सारी संख्याएं जो हमने ऊपर देखी थी, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, वो सभी प्रीमिय संख्याओं के अंदर शामिल होती है, क्योंकि इन सभी संख्याओं का हर क्या होता है 1 होता है। आप ये भी जानते हैं कि प्रीमिय संख्याओं को p/q के रूप में अद्वितीय यानी यूनिक निरूपण नहीं होता, जहाँ p और q पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं। उदाहरण के लिए 1/2, 2/4 और 10/20, 25/50 और 47/94 आदि। ये प्रीमिय संख्या कैसी कहलाती है? तुल्य प्रीमिय संख्या या तुल्य भिन्न कहलाती है। इसे या तो तुल्य प्रीमिय संख्या कहेंगे, तुल्य भिन्न कहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, हमें देखने से संख्याएं, लेकिन ये सभी संख्याओं के बीच में देखो बराबर का चिन्ह है, यानी ये सारी संख्याएं बराबर है। अब आप देखोगे कि ये बराबर कैसे हैं? एक तो 1/2 है, एक 2/4, एक 10/20 है। तो ऐसे ये बराबर कैसे? जब इनको हम सोल्व करेंगे तो इसमें 2 का भाग जाएगा तो क्या होगा 1/2 आ जाएगा। इसमें 10 का हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे इसमें 25 का भाग देंगे तो 1/2, इसमें 47 का भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा। यानी ये सारी संख्याएं क्या होती है? समान होती है। जब तुल्य संख्या वो होती है, तुल्य प्रीमिय संख्या, उन संख्याओं को कहेंगे जो या तो समान रूप से गुणा करके बनाई जाती है या समान रूप से उसको भाग दे करके बनाया जाता है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि तुल्य भिन्न वो होती है जिनमें किसी भी संख्या अंश और हर में किसी भी समान संख्या का भाग देने पर उसका अगर आंसर 1 आए, बराबर है। जैसे इन सभी संख्याओं को अंदर हमने भाग दिया तो इसका आंसर 1 आ रहा था। कितना आ रहा था? 1/2 आ रहा था सबका। वैसे ही तो उन भिन्नों को हम क्या कहेंगे? तुल्य भिन्न कहेंगे। और ऐसी संख्या अगर हम बनाना चाहते हैं तो अंश और हर को किसी भी एक संख्या से गुणा करके बढ़ा सकते हैं। चाहे आप 2 से कीजिए, चाहे 3 से कीजिए, 4 से कीजिए, 5 से कीजिए। इस तरीके से आप गुणा करके इसकी क्या है? तुल्य भिन्न या तुल्य प्रीमिय संख्या आप बना सकते हैं। जब हम ये कह सकते हैं कि p/q एक प्रीमिय संख्या है, या जब हम p/q को एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, तब हम ये मान लेते हैं कि q बराबर 0 और p और q का 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात p और q असभाज्य संख्या। इस बात को आप ध्यान रखना। को प्राइम नंबर, एक तो प्राइम होता है, एक को प्राइम नंबर, आप ध्यान रखना इस बात को। यहाँ कहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब देखिए, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों के अंश और हर में यानी p और q में किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। अगर अंश और हर दोनों में किसी एक संख्या का भाग चला जाएगा तो वो संख्या प्रीमिय संख्या नहीं कहलाएगी। तो वो कैसी होगी? उसके बारे में हम नेक्स्ट जो होगा अपरिमिय संख्या वाला पार्ट उसके अंदर पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ 1/2 है, तो 1/2 के अंदर किसी भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 1 का गुणनखंड 1 है, जबकि 2 का गुणनखंड क्या है? 2 का 1 तो सबका होता है और दूसरा इसका गुणनखंड क्या है? 2 है। यानी दोनों के अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? ये परिमेय संख्या है। आगे देखेंगे, हम उसको सिद्ध भी करेंगे, जिसमें अंश और हर में दोनों में क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा। जैसे अंश में जो p है, p का भी गुणनखंड 2, 3 ऐसे आएगा, तो q का भी गुणनखंड 2, 3 ऐसे आएगा। तो उभयनिष्ठ यानी दोनों में एक ही गुणनखंड अगर आ गया तो उन संख्याओं को हम प्रीमिय संख्या के अंदर नहीं रखेंगे और उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याओं के अंदर रखेंगे। तो अनेक भिन्नों में से हम 1/2 लेते हैं, तो सभी को क्या करती है? निरूपित करती है। आइए अब हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं जिनका अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके, कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे।